नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसने फिटनेस की दुनिया में चुपचाप एक बड़ी जगह बना ली है, स्टॉट पिलेट्स। लेकिन हम सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे जो एक एक जबरदस्त ग्लोबल नेटवर्क फैला हुआ है, उसकी बात करेंगे। सोचिए, कितने इंस्ट्रक्टर होंगे, कहाँ कहाँ, और ये इतना फैला कैसे। हमारे पास ना एक एक्सपर्ट इंटरव्यू की जानकारी है जो इन सब सवालों के जवाब देती है। तो चलिए आज इसी नेटवर्क के फैलाव और इसकी कामयाबी के राज को समझते हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद थोड़ा चौंका दे। आपको पता है, दुनिया भर में 135 से ज्यादा देशों में लगभग लगभग 80,000 सर्टिफाइड स्टॉट पिलेट्स इंस्ट्रक्टर है। 80,000। हाँ, 80,000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये तो एक जैसे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा ग्लोबल जाल है। ये संख्या इसे वेलनेस इंडस्ट्री में मानकीकृत प्रशिक्षण के सबसे बड़े वैश्विक नेटवर्कों में से एक बनाती है, जो अपने आप में वाओ, एक बड़ी उपलब्धि है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेटवर्क इतना बड़ा और कामयाब हुआ कैसे। चलिए पता लगाते हैं। ये आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कम्युनिटी से कहीं ज्यादा है। ये एक ग्लोबल ढांचा है जहां एक स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब सिखाने का तरीका और काम करने का ढंग शेयर किया जाता है। ये किसी एक देश की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि ये तरीका सोच समझकर मूवमेंट करने, परफॉर्मेंस सुधारने और चोटों से उभरने यानी रिहैबिलिटेशन के पूरे ग्लोबल सिस्टम में अपनी जड़ें जमा चुका है। अब ये हुआ कैसे? इसके पीछे कई चीजें हैं, वो एक साथ काम कर रही हैं। इन्हें हम 3 लहरों की तरह देख सकते हैं शायद। पहली है सोशल और कल्चरल लहर। आजकल लोग अपनी मसल्स और हड्डियों की सेहत, मतलब मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, उसके लिए लंबे समय तक टिकने वाले उपाय खोज रहे हैं। मूवमेंट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग अब सिर्फ कसरत नहीं करना चाहते, बल्कि सही तरीके से, सटीकता से हिलना डुलना सीखना चाहते हैं। दूसरी है साइंटिफिक लहर। बायोमैकेनिक्स यानी शरीर कैसे मूव करता है, इसका विज्ञान अब फिजिकल ट्रेनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और कोचों के बीच एक कॉमन भाषा सी बन गई है। और तीसरी है इंडस्ट्री की लहर। वेलनेस का बाजार तेजी से बढ़ा है। पिलाटेस स्टूडियोज ज्यादा प्रोफेशनल हुए हैं और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बने हैं जो एक तय स्टैंडर्ड की गारंटी देते हैं। अच्छा, तो ये तीनों लहरें एक साथ आईं, एक तरह से संगम हुआ इनका। बिल्कुल। और स्टॉट पिलाटेस इन तीनों के बीच अपनी जगह बनाने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उनका सिखाने का तरीका, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत सख्त है। वो अपने कोर्स को लगातार अपडेट करते रहते हैं, और उनके पीछे मेरिट्यू यानी जो स्टॉट पिलाटेस की पेरेंट कंपनी है, उसका पूरा ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम है। ये समझना दिलचस्प है कि ये लहरें कैसे काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो इंस्ट्रक्टर्स की मांग में इतनी तेजी क्यों आई है? कोई एक खास वजह जो सबसे ज्यादा असर डाल रही हो? हाँ, एक चीज जिसने हाल के सालों में सबसे ज्यादा फर्क डाला है, वो है रिफॉर्मर इक्विपमेंट। अच्छा, रिफॉर्मा। हाँ, वही खास पिलाटेस मशीन जिसमें स्प्रिंग्स, पट्टियां और एक खिसकने वाला कैरेज होता है। कई देशों में, खासकर अमेरिका में, इन रिफॉर्मर मशीन्स पर होने वाली क्लासेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। अच्छा, तो वो मशीनें वाकई गेम चेंजर रहीं। इसका असर क्या हुआ फिर? इसके 2 सीधे असर हुए। पहला, ऐसे इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत बढ़ गई जो इन मशीनों को ठीक से सिखा सकें, उनका लॉजिक समझें, जैसे सपोर्ट कैसे मिलता है, स्प्रिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, बॉडी अलाइनमेंट और मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है। ये मैट पर पिलेट्स करने से अलग है। दूसरा, लोग अब सिखाने की क्वालिटी को लेकर ज्यादा जागरूक और डिमांडिंग हो गए हैं, क्योंकि रिफॉर्मर पर वो जो शरीर की नसों और मसल्स का कनेक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जुड़ा या हड्डियों जोड़ों पर पड़ने वाला सही वजन, मैकेनिकल लोड और इंस्ट्रक्शन की बारीकी, वो मैट की तुलना में कहीं ज्यादा महसूस होती है और मायने रखती है। मतलब ज्यादा लोग रिफॉर्मर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर सिखाने वालों की जरूरत भी ज्यादा है। तो लॉजिकल है। बिल्कुल। और यहीं पर एक अच्छे सर्टिफिकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ताकि क्वालिटी वाले इंस्ट्रक्टर तैयार हो सकें। तो ये सर्टिफिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है कि क्वालिटी बनी रहे जबकि डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है? क्या इसमें कोई खास बात है, कोई सीक्रेट? हाँ, यहीं पर स्टॉट पिलेट सर्टिफिकेशन का स्ट्रक्चर काफी दिलचस्प हो जाता है। हमारी जानकारी के मुताबिक इसकी कामयाबी के पीछे 3 मुख्य वजह हैं। पहली, ये मॉड्यूलर है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मतलब एक कॉमन साइंटिफिक बेस है, फिर सीखने के अलग अलग लेवल हैं जिनका मूल्यांकन होता है। हर लेवल के लिए क्या सीखना जरूरी है ये साफ बताया गया है, और मैट, रिफॉर्मर, कैडिलैक, चेयर, बैरल जैसे अलग अलग इक्विपमेंट की ट्रेनिंग में एक तालमेल है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अलग थलग हो। दूसरी वजह कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को शामिल किया गया है, चोटों से बचाव से लेकर एथलीट के लिए प्रोग्राम बनाने तक। और ये सब एक कॉमन बायोमैकेनिकल भाषा में होता है, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर कोच तक सब समझ सकें। तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है पूरे नेटवर्क का मैनेजमेंट। मास्टर इंस्ट्रक्टर ट्रेनर्स हैं, होस्ट सेंटर हैं जहां ट्रेनिंग होती है, एग्जाम का एक तय तरीका, क्लास देखने यानी ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के घंटे, ये सब मिलकर 100 से ज़्यादा देशों में एक जैसा स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं। ये सिस्टम लोकल लेवल पर क्वालिटी गिरने से रोकता है, जो बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी बनाए रखने की बात चली है तो जानकारी में एक और बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट का जिक्र है। टोरंटो में एक नया स्टूडियो और एकेडमी खुल रही है जिसे ग्लोबल हब या सेंटर पॉइंट कहा जा रहा है। ये कैसे चीजों को बदल सकता है? क्या उम्मीदें हैं इससे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसे एक तरह की जीती जागती लैब की तरह डिजाइन किया जा रहा है। सोचिए, एक ही जगह पर आम लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, नए इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा, नए तरीकों को आजमाया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, और फिर जो भी नई चीजें सीखी जाएंगी उन्हें बहुत तेजी से पूरी दुनिया के नेटवर्क में फैलाया जाएगा। वाह! तो ये तो एक तरह का कंट्रोल सेंटर और इनोवेशन हब दोनों बन जाएगा। रहेगी, यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी। दूसरा, नए आइडियाज और तरीके ज्यादा तेजी से आएंगे, जिससे सिखाने का तरीका हमेशा अपडेटेड रहेगा, इनोवेशन तेज होगा। और तीसरा, कम्युनिटी और मजबूत होगी, क्योंकि अच्छे तरीके और आइडियाज आसानी से शेयर हो पाएंगे। ये वाकई में पूरे नेटवर्क के लिए एक पावर हाउस बन सकता है। अगर हम थोड़ा और पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें, तो क्या कोई और स्ट्रैटेजी है जो इस नेटवर्क की सफलता में मदद कर रही है? कोई और पहलू? हाँ, एक और अहम पहलू है जिसका जिक्र मिला है। स्टूडियोज में मैट और रिफॉर्मर क्लास के लिए अनलिमिटेड एक्सेस वाला मॉडल। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आप एक फीस देके जितनी चाहें उतनी क्लासेस कर सकते हैं। ये सुनने में सामान्य लग सकता है, पर ये मोटर लर्निंग यानी शरीर कैसे मूवमेंट सीखता है, उसके सिद्धांतों से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। जब आप आसानी से और बार बार क्लास कर सकते हैं, तो रेगुलरिटी बनी रहती है। आप अलग अलग तरह की एक्सरसाइज सीखते हैं, नियंत्रित विविधता मिलती है, गलतियां कम होती हैं और आपकी प्रोग्रेस नापी जा सकती है। तो ये क्लाइंट के लिए भी अच्छा है और बिजनेस के लिए भी, दोनों तरफ फायदा। हाँ, बिल्कुल, दोनों के लिए। आर्थिक रूप से देखें तो इससे क्लाइंट लॉयल्टी बढ़ती है, स्टूडियो की कमाई स्थिर होती है और इंस्ट्रक्टर्स के लिए काम की डिमांड बनी रहती है, प्रिडिक्टेबल रहती है। सिखाने के नज़रिए से देखें तो क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा मिलते हैं, संपर्क बढ़ता है। नतीजा, क्लाइंट बेहतर सीखते हैं, उन्हें चोट कम लगती है और ये देखकर नए क्लाइंट भी आकर्षित होते हैं। और इंडस्ट्री के लिए ये रोजगार पैदा करने वाला इंजन है। ज़्यादा रेगुलर मेंबर मतलब ज़्यादा क्लासेस चलानी पड़ेंगी और इसलिए ज़्यादा ट्रेंड और नौकरी पर रखे गए इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये स्ट्रैटेजी तो काफी स्मार्ट लगती है वाकई। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये नेटवर्क क्यों और कैसे बढ़ रहा है, पर ये फैला कहाँ है? दुनिया भर में इसका नक्शा कैसा दिखता है? कोई पैटर्न है? पहला तो ये वाकई दुनिया भर में है। नॉर्थ अमेरिका तो इसका पुराना गढ़ है ही। वहाँ इंस्ट्रक्टर बहुत हैं, मार्केट मैच्योर है और क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स वगैरह से अच्छा कनेक्शन है, इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड है। यूरोप दूसरा बड़ा सेंटर है, जहां आपको शहरों में छोटे बुटीक स्टूडियोज से लेकर बड़े रिहैब सेंटर्स तक सब मिलेंगे और वहां सर्टिफिकेशन की क्वालिटी पर बहुत जोर दिया जाता है। काफी संवेदनशीलता है। और बाकी दुनिया में? एशिया, अफ्रीका? एशिया में इस वक्त सबसे तेज ग्रोथ दिख रही है। बड़े बड़े शहर हैं, महानगर, लोग नई चीजें सीखने को उत्सुक हैं। प्रीमियम फिटनेस सेगमेंट बढ़ रहा है और वहां के कल्चर के हिसाब से प्रोग्राम को ढाला भी जा रहा है, कस्टमाइज किया जा रहा है। ओशिनिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया में फिटनेस और हेल्थ का अच्छा तालमेल है, इंटीग्रेशन हाई लेवल का है। लैटिन अमेरिका में साओ पौलो या मेक्सिको सिटी जैसे बड़े शहरों के आसपास तेजी से विकास हो रहा है। अफ्रीका में तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है, विषम है, लेकिन जोहान्सबर्ग, काहिरा, कैसाब्लांका जैसे शहरों में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। मजबूत एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मतलब ये है कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तो है, पर लोकल जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बस एक ही ढर्रे पे सब चल रहा है। बिल्कुल सही, यही इसकी खासियत है। इसे आप ग्लो लोकल कह सकते हैं। एक ग्लोबल बेस है जिसे बदला नहीं जाता, जैसे बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत, सिखाने की क्वालिटी, ये नॉन नेगोशिएबल हैं। फिर लोकल जरूरत के हिसाब से चीजें बदली जाती हैं, जैसे उदाहरण, भाषा, शब्दावली, कल्चरल रेफरेंस, और लोकल पार्टनरशिप भी होती है, जैसे क्लिनिक, क्लब, यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना। मकसद ये नहीं कि सब जगह एक ही चीज थोपी जाए, बल्कि मूवमेंट के विज्ञान को इस तरह इस्तेमाल किया जाए जो वहां के लोगों की जरूरतें पूरी करे। पिछले कुछ सालों में कोई खास ट्रेंड
देखने को मिला है इस फैलाव में? कोई नई बात? हाँ, पिछले 5 सालों में सालाना दिए जाने वाले सर्टिफिकेट्स की संख्या काफी बढ़ी है, मतलब ग्रोथ रेट तेज हुआ है। और जैसा मैंने पहले कहा, खासकर इक्विपमेंट जैसे रिफॉर्मर, उसकी ट्रेनिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। और एक दिलचस्प बात यह हुई कि कोरोना महामारी ने वो अनजाने में इस नेटवर्क के डिजिटल तौर तरीकों को और मजबूत कर दिया। हाइब्रिड क्लास यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स, दूर बैठकर ट्रेनिंग की निगरानी, बेहतर ऑनलाइन रिसोर्स, ये सब तेजी से अपनाए गए। अच्छा, तो इस मुश्किल दौर ने भी इसे एक तरह से मजबूत बनाया। एक तरह से हाँ, इस लचीलेपन से ज्योग्राफिकल दूरियां कम हुई और दूर दराज के लोग भी सर्टिफिकेशन के लिए जुड़ पाए, जबकि क्वालिटी का स्टैंडर्ड वही ऊंचा बना रहा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल फायदा है जो अब भी कायम है और नेटवर्क को फैलने में मदद कर रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। क्वालिटी, वो शब्द बार बार आ रहा है। आखिर स्टॉट पिलेट्स की क्वालिटी में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, जानकारी के मुताबिक कई चीजें इसे खास बनाती हैं। पहली है बायोमैकेनिक्स की बारीकी, मतलब ग्रैन्युलैरिटी पर ध्यान। ये सिर्फ मोटे तौर पर मूवमेंट नहीं दिखते, बल्कि बहुत गहराई में जाते हैं। दूसरा है स्थिरता, स्टेबिलिटी और गतिशीलता, मोबिलिटी के बीच का साफ कनेक्शन। कैसे एक चीज दूसरे को सपोर्ट करती है, ये बहुत अहम है। तीसरा है फंक्शनल अलाइनमेंट पर जोर, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पोस्चर अच्छा दिखे, बल्कि ये देखना कि फोर्स कैसे काम कर रहा है, जोड़ सही जगह पर है या नहीं, कौन सी मसल्स कब काम कर रही हैं और सांस मूवमेंट को कैसे सपोर्ट कर रही है। ये फंक्शनैलिटी पर फोकस है, सिर्फ दिखावे पर नहीं। और कुछ? हाँ, इसके अलावा अलग अलग लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से एक्सरसाइज को बदलने यानी एडेप्टेशन, उस पर बहुत जोर है। जैसे खास आबादी, चोट के बाद वापसी करने वाले लोग, एथलीट, प्रेगनेंसी वगैरह, सबके लिए एक जैसा नहीं। और आखिर में, जैसा हमने पहले भी बात की, कोर्स बनाने से लेकर इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करने तक की पूरी चेन, वो ट्रांसमिशन चेन बहुत मजबूत है। इससे सिखाने में एक ऐसी कंसिस्टेंसी आती है जिसे क्लाइंट तुरंत महसूस करते हैं। वो फर्क पता चलता है। तो आगे क्या? भविष्य में डिमांड कहाँ से आने की उम्मीद है? किन एरियाज में ग्रोथ दिखेगी और नेटवर्क की प्राथमिकताएं क्या होंगी? भविष्य तो काफी उज्जवल दिख रहा है। डिमांड ऊपर की तरफ ही है। डिमांड दो खास एरिया में बढ़ती दिख रही है। पहला है प्रिवेंशन यानी बचाव, जैसे कंपनियों में वेलनेस प्रोग्राम, एक्टिव एजिंग यानी बढ़ती उम्र में फिट रहना। और दूसरा है परफॉर्मेंस, जैसे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स या चोट के बाद पूरी तरह ठीक होकर मूवमेंट जारी रखना, रिहैब के बाद का फेज। इन सभी एरिया में ऐसे इंस्ट्रक्टर चाहिए जो प्रोग्राम बना सकें, एक्सरसाइज की सही डोज तय कर सकें, मतलब कितनी एक्सरसाइज, कितनी बार, इंटेंसिटी वगैरह, जो गलतियां सुधार सकें और नतीजों को ट्रैक कर सकें, डॉक्यूमेंट कर सकें। इसमें अगर हम रिफॉर्मर की बढ़ती पॉपुलैरिटी जोड़ दें तो जाहिर है कि नौकरियों की डिमांड भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कर्व ऊपर जाएगा। तो अगले 5 सालों के लिए टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं? किन चीजों पर फोकस रहेगा? हमारी जानकारी के अनुसार कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, इक्विपमेंट सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर्स को तेजी से और अच्छी तरह ट्रेन करना, लेकिन मैट वर्क की बारीकियों को नजरअंदाज किए बिना। दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। दूसरा, हेल्थ सेक्टर के साथ रिश्ते और मजबूत करना, जैसे मिलकर रिसर्च करना, कॉमन प्रोटोकॉल बनाना, ताकि डॉक्टर और ट्रेनर साथ काम कर सकें। तीसरा, सीखने की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए बेहतर तरीके अपनाना, जैसे स्किल डैशबोर्ड वगैरह, जिससे पता चले कौन कितना सीख रहा है। चौथा, रीजनल सेंटर बनाना जो लोकल कम्युनिटी को गाइड कर सकें और मदद करें, उन्हें एनिमेट करें। और इन सब पर नजर रखेगा वो टोरंटो वाला नया हब। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है इस सब में? चुनौती यही है कि इतने बड़े होते हुए भी अपनी बारीकी और क्वालिटी कैसे बनाए रखें, स्केल करते हुए सटीक कैसे रहें। इसी को पक्का करने के लिए वो टोरंटो एकेडमी बनाई जा रही है। वो एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सेंटर भी होगा। रियल टाइम फीडबैक, इनका क्या रोल हो सकता है? और एक सवाल और, इतनी सारी साइंस और स्ट्रक्चर के बीच क्या मूवमेंट का मजा, वो जो आनंद है, वो कहीं खो जाता है? टेक्नोलॉजी को एक मददगार टूल की तरह देखा जा रहा है, एक एम्पलीफायर जो सिखाने के तरीके को और बेहतर बना सके, उसकी जगह ना ले ले, ये जरूरी है। जैसे एनालिसिस टूल बता सकते हैं कि शरीर का एंगल या सिमेट्री कैसी है। वीडियो से क्लास को दोबारा देखना आसान हो सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास और घर की प्रैक्टिस के बीच पुल का काम कर सकते हैं। लक्ष्य ऐसे टूल बनाना है जो इंस्ट्रक्टर को सही फैसला लेने में मदद करें कि कौन सा इशारा कब देना है, मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, कब मॉडिफाई करना है। टोरंटो एकेडमी यहाँ भी अहम रोल निभाएगी, जहाँ टीचर, डॉक्टर और टेक एक्सपर्ट मिलकर टेस्ट करेंगे कि असल में क्या काम करता है, क्या नहीं। और मजे की बात, इतनी प्रिसिजन
इतनी सटीकता के साथ क्या मजा आता है? इस पर तर्क ये है कि तकनीक या सटीकता अंत नहीं है, बल्कि शरीर से किया गया एक वादा है कि उसे बेहतर महसूस कराएंगे। जब मूवमेंट सटीक होता है तो मजा आता है, कम नहीं होता। सोचिए, जब कोई क्लाइंट महसूस करता है कि कोई एक्सरसाइज सही बैठ गई, जैसे कंधे का दर्द चला गया, या पैर ठीक से जमीन पर टिकने लगा, या वो मूवमेंट कर पाया जो पहले नहीं होता था, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, हाँ, वही असली मजा है। इंस्ट्रक्टर का काम है इस सटीकता को आसान, संवेदनशील और भरोसेमंद बनाना, डरावना नहीं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि स्टॉट पिलाटेस इंस्ट्रक्टर्स का नेटवर्क कितना बड़ा और प्रभावशाली है। 80,000 से ज्यादा लोग 135 से ज्यादा देशों में। ये वाकई इम्प्रेसिव है। हमने समझा कि ये कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, रिफॉर्मर की लोकप्रियता है, क्वालिटी कंट्रोल है, सर्टिफिकेशन और टोरंटो एकेडमी के जरिए, और अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता है, चाहे वो क्लिनिकल हो, स्पोर्ट्स हो या जनरल फिटनेस। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं, एक पूरी व्यवस्था है, एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल। अंत में वो जो जानकारी हमारे पास है, वो प्रशिक्षकों के भविष्य को 3 तस्वीरों में देखती है। एक सांस लेती हुई रीढ़ की हड्डी, जो सिखाने के तरीके, पेडागॉजी का प्रतीक है। एक जमीन पर मजबूती से टिका हुआ पैर, जो रोजमर्रा की प्रैक्टिकल चुनौतियां, क्लिनिकल रियलिटी का प्रतीक है। और एक पारखी नज़र, जो नेटवर्क और कम्युनिटी का प्रतीक है। ये अंदरूनी तौर पर क्वालिटी और कम्युनिटी पर जो ध्यान है, वही इसे सिर्फ नंबरों से आगे बढ़कर टिकाऊ विकास दे रहा है। ग्रोथ अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि प्रासंगिक बने रहने का नतीजा है। और शायद यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये तरीका, जिसमें कड़े स्टैंडर्ड हैं, लगातार सीखते रहना है और एक सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी शामिल है, क्या ये मॉडल दूसरे फील्ड्स में भी काम आ सकता है? जहां कहीं भी बड़े पैमाने पर स्किल सिखाने की जरूरत होती है, क्या ये अप्रोच लागू हो सकती है? ये सिर्फ पिलेट्स की कहानी नहीं, बल्कि शायद एक्सेलेंस को कैसे स्केल किया जाए, इसका भी एक सबक है। इस पर सोचा जा सकता है।